A very good evening everyone. This is Seema, your पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो पार्ट 2 में हम चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में भारत और चीन के संबंध कैसे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जिससे पार्ट 2 की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो पार्ट 1 में हमने परिचय पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके साथ साथ में यूरोपीय संघ क्या है और आसियान क्या है, इन दो टॉपिक्स को कवर किया था। और इनके फीचर्स, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन संगठन में किस किस मौजूदा कमियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और इसके साथ साथ में इनकी मुद्रा कैसी है और इनके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है, पहले कैसी थी, अब कैसी है। भारत का नज़दीकी देश चीन, जो शक्ति के मामले में तीसरे स्थान पर है, के बारे में जानते हैं। सन 1978 के बाद आर्थिक सुधार करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और अनुमान के अनुसार 2040 तक वह दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। अब देखिए, भारत जो है वो चीन का एकदम पड़ोसी देश है, ठीक है। और जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसकी इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या है, इसके कारण उसमें आर्थिक सुधार 1978 से स्टार्ट हुए और 2040 तक ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आएगी। अब देखिए, इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी अर्थव्यवस्था है उसको हम विशाल कब कहेंगे, उसके साथ साथ में उसकी एक विशाल जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास एक बड़ा भूभाग होना चाहिए, उसके जो क्षेत्रीय संसाधन है वो भी उसके पास होने चाहिए, उसका राजनीतिक प्रभाव अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ में उसकी जो आर्थिक वृद्धि है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। 1949 में जब चीन देश आज़ाद हुआ तब माओ का नेतृत्व था और साम्यवादी क्रांति वहाँ पर हुई थी चीन में। और यहाँ पर ये सोचा जा रहा था कि हम किस मॉडल को अपनाएं, क्योंकि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर में सोवियत प्रणाली में जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, वो साम्यवादी की थी। और जो साम्यवादी की विचारधारा में सारी चीज़ें सरकार ही हैंडल करती है, सारी शक्तियाँ सरकार के पास होती हैं। इसके साथ साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी शक्तियाँ बाजार ही और पूंजीवादी जो व्यापार ट्रेडर्स होते हैं वही सारी शक्तियों को हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ में तो जब 1949 में चीन आज़ाद हुआ तो उसने ये सोचा कि हम किस अर्थव्यवस्था को अपनाएं, क्योंकि कोल्ड वॉर तो स्टार्ट था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर की एंडिंग हुई तो सोवियत प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, धराशायी हो गई। अब चीन अकेला पड़ गया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में भी आगे निकल गया। परंतु बढ़ती जनसंख्या ने इसकी वृद्धि को घटा दिया। अब देखिए, चीन ने सारे वो प्रयास किए जिससे उसकी जनसंख्या का आर्थिक विकास हो सके और एक शक्तिशाली के रूप में सामने आ सके। जैसे उसने सामाजिक कल्याण की योजनाओं को चलाया, रोजगार के अवसर नागरिकों को दिए और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसने अच्छी की। उसके साथ साथ में जनसंख्या जो थी उसकी वो तो विशाल थी, लेकिन ये विशाल जनसंख्या उसकी एक खूबी भी है और उसके साथ साथ में उसकी एक कमज़ोरी भी बन गई।
चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। अब देखिए, चीन ने 1972 में ये सोचा कि मैं समाजवाद से थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ बढ़ जाऊं। सन 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा भी की। अब देखिए, 1973 में प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। इसके साथ साथ में इन्होंने कृषि के ऊपर काफ़ी सारा ध्यान दिया और विज्ञान की प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया। 1978 में क्या हुआ? इन्होंने खुले द्वार की नीति, देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी और बाजार की अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा अपनाया। बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चीनी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ी। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। व्यापार के उसने नए कानून बनाए, उसमें एक कानून था सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था में जो प्लानिंग्स थी अर्थव्यवस्था को अच्छी बनाने की थोड़ी सी चेंज कर दी और थोड़ा सा वो कैपिटलिस्ट के तरफ मुड़ गया। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, परंतु फिर भी चीन में बेरोजगारी बढ़ी और करीब 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं तथा पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम सामने आए हैं। अब देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था है बढ़ रही है, अगर हम कैपिटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यूज़ तो कर रहे हैं, उसकी योजनाओं को, प्लानिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जब सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हम कर रहे हैं, मशीनों से किसी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो यहाँ पे चीन में भी ये प्रॉब्लम आई कि जो वहाँ के नागरिक थे वो थोड़े से काफ़ी हद तक बेरोज़गारी बढ़ गई उनके बीच में। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। अब चीन की एक ऐसी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बन चुकी है कि काफ़ी सारे जो स्वयंसेवी संगठन हैं या फिर NGOs हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, जापान कोई कंट्री है जैसे जापान, अमेरिका और रूस, ये सभी अपने व्यापार चीन के साथ करना चाह रहे हैं। चीन के साथ भारत के संबंध। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उद्देश्य से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे हैं। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा। अब देखिए, यहाँ पर भारत चीन के संबंध अभी तो इस समय अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है, जब साम्राज्य था, जब हम औपनिवेशिक के शिकार थे। ये संबंध केवल राजनीतिक नहीं था, ये आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। अभी तो भारत चीन अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक मामलों में टकरा रहे हैं, क्षेत्र को लेकर टकरा रहे हैं, वाद विवाद है, लेकिन पहले कभी भी ऐसे वाद विवाद नहीं हुए हैं भारत और चीन के बीच में।
अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत पर अंग्रेज़ों का राज व्यवस्था थी। इसी के साथ साथ में जो चीन था वो विदेशी शक्तियाँ थी उसके ऊपर जो काम कर रही थी। दोनों ने ही अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जो साम्राज्यवाद था, उसका किसी तरीके से खात्मा किया और विकासशील दुनिया की ओर बढ़ चले। ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। अब देखिए, कुछ टाइम तक तो ऐसा था कि भारत हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदुस्तान और चीन के जो लोग थे आपस में भाई भाई का नारा लोकप्रिय हो गया और उन दोनों भारत और चीन ने आपस में काम करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो नीति थी, जो नारा था, ये बहुत दिन तक काम नहीं आया। 1950 में दोनों के संबंध तिब्बत को लेकर खराब हो गए। नाइनटीन 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों में सुधारने का प्रयास को बढ़ावा मिला। जो 1962 में चीन के और भारत की युद्ध तिब्बत को लेकर हो गई थी, तो यहाँ से भारत और चीन के संबंध फिर से एक बार और भी ज़्यादा गड़बड़ा गए। लेकिन इसके बाद जो राजीव गांधी थे, उन्होंने क्या किया, चीन का दौरा किया और अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने का उपायों की शुरुआत की। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। हाल ही में भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 1999 में व्यापार, जब राजीव गांधी चीन के दौरे पे गए तो 1999 से 30% सालाना की दर से व्यापार भारत और चीन के बीच में बढ़ गया और जो इनकी परिस्थितियाँ ख़राब थी वो थोड़ी सी बहाल हुई। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर का कंक्लूजन होगा। भारत और चीन के संबंधों में बदलती परिस्थितियों के साथ साथ इनकी संबंधों व साथ कार्य करने की क्षमता भी बदलती रही। कभी गर्म परिस्थितियां तथा कभी नरम परिस्थितियां भारत सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में हम भारत, चीन, आसियान तथा यूरोपीय संघ को देख सकते हैं। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद जब एक अमेरिकी महाशक्ति रह गई तो काफ़ी सारी न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थी वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारते इस परिस्थिति को ले चुकी थी कि वह अमेरिका से कुछ मामले में बराबरी कर सकती थी। उसमें से एक भारत और चीन भी था। इन दोनों के संबंध में कभी अच्छे संबंध तो कभी खराब संबंध आए, लेकिन फिर मध्यस्थता की भूमिका भी इन्होंने निभाई है और दुनिया को एक वैकल्पिक सत्ता के रूप में केंद्र भी स्थापित किया है। आज के लिए इतना ही, चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर द वॉच।